आइए, मैं अब आपको अच संधि बता रहा हूं। अच संधि एक ऐसा विषय है, एक ऐसी संधि है जिसको लोग भयंकर करके बताते हैं। आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि आपको किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए बहुत पंडिताई की जरूरत नहीं है। संस्कृत से लोग एमए करते हैं, आचार्य करते हैं, तमाम विषयों से, व्याकरण से भी लोग आचार्य कर लेते हैं। उनको संधि का पता नहीं रहता है, क्योंकि पंडित लोग पढ़ाते समय उलझा देते हैं, गुरु लोग। मैं आपको जो बता रहा हूं, सारे सूत्रों को खा जाता हूं। आपको मैं बताता हूं संक्षेप में, जरा सा ध्यान दीजिए। वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि विषय बहुत थोड़ा है। जो मैं पूरा एक प्रकरण जो 1 महीने में भी नहीं पढ़ाते हैं, वो मैं आपको 15 से 20 मिनट में आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा। ये अच जो संधि है, अच होते कितने हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 अक्षर हैं, और 9 अक्षर में जब संधि हो जाती है तो जोड़ हो जाता है, और जोड़ होने के बाद में उसका स्वरूप बदल जाता है। इसी को कहते हैं संधि। ये संधि अचों की संधि अच संधि कही जाती है। अच संधि में कुल मिला जुला के 7 भाग हैं। कितने भाग हैं? 7 भाग है। पहला तो यण होता है, 1 नंबर में यहां मैंने लिखा हुआ है। दूसरा होता है अयादि संधि, अय आदि रूप बनते हैं। तीसरा होता है गुण संधि। चौथा होता है वृद्धि संधि। पांचवा होता है पररूप संधि। छठवां होता है दीर्घ संधि। और सातवां होता है प्रकृति भाव संधि। अब जरा सा आप इसका आनंद लीजिए, घबराइए नहीं, विषय कोई भारी नहीं है। जरा सा समझने की बात है कि यण संधि का क्या मतलब। यण संधि का मतलब होता है, ये 4 अक्षर हैं, ई, उ, री और लृ। समझ में आया? ये 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षर के बदले में क्रम से 4 ही अक्षर होते हैं। ई के स्थान में य होता है, उ के स्थान में व होता है, री के स्थान में र होता है, और लृ के स्थान में ल होता है। री और लृ एक विशेष है, इसलिए र के पहले अ आ जाता है तो अर हो जाता है। लृ के बदले में जब ल आता है तो फिर उसके आगे में भी अ आ जाता है तो अल हो जाता है। अर और अल हो जाता है। आ गया समझ में? ये चारों के बदले में ये 4 इसके स्थान में आते हैं। कब? जब ये 9 अक्षर पीछे पड़े हों। कौन? इसका दीर्घ मैंने भी करके बता दिया। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये अक्षर जब आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अक्षर जब आते हैं, तब ये ई, उ, री, लृ के बदला में य, व, र, ल होते हैं। इसको बोलते हैं यण, इसको बोलते हैं इक। इक के स्थान में यण होता है। समझ में आ गया? अब ज्यादा लफड़ा मत करिए, लफड़ा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये व्याकरण का विषय बड़ा ही गंभीर है। अब दूसरा देखते हैं। अब अयादि संधि, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। ये 4 अक्षर हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ध्यान दीजिएगा। ए जो होता है, इसमें इसके बदले में अय आता है। ओ के बदले में अव आता है। आई के बदले में आय आता है, और औ के बदले में आव आता है। आया समझ में? आ गया आपको, निश्चित आ गया। इन 4 को क्रम से, ये 4 क्रम से होते हैं। इसको बोलते हैं एच, और इसको बोलते हैं अय आदि। 4 हैं ये। अच्छा, यदि य आदि में हो, य आदि वाला प्रत्यय पीछे पड़ा हो, तो ए और ओ को भी वही आदेश वही होते हैं, अय और अव। आया समझ में? आ गया। अब चलते हैं 3 नंबर का माल देखते हैं। 3 नंबर का माल देखते हैं। ये गुण संधि है। गुण किसको बोलते हैं? तो सूत्र आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। गुण बोलते हैं अ, ए, ओ को। इसको बोलते हैं अदेंग गुणा। अदेंग गुणा, अ, ए, ओ का नाम है गुण।
जब नाम है तो जब दो अक्षर मिलेंगे तो उसके बदले में जो तीसरा आएगा उसको बोलते हैं गुण। तो देखिए सूत्र है आद गुणा, बता देता हूं, आप समझेंगे नहीं क्योंकि थोड़ी मामला कठिन है। इसको हम देखते हैं सीधे सीधे। यदि अवर्ण का अक्षर हो, अवर्ण मतलब 18 प्रकार का होता है। आप अभी दो ही ले लीजिए, और आ के पीछे यदि यही सब अक्ष पड़े हो तो क्या होता है, दोनों मिला करके दोनों के स्थान में एक गुण इनमें से तीनों में से कोई हो जाता है। कैसे होता है, तो यदि ई पड़ा हो तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और अ का है कंठ, तो ए हो जाएगा क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। तो जब अ और उ होगा तो अ का कंठ, उ का ओष्ठ, दोनों मिला करके कंठोष्ठ वाला ओ हो जाएगा गुण। ये तीन गुण होते हैं, आ गया समझ में। अब है अर और अल, ये गुण होना। तो ये सूत्र होता है उरण रप्र से। ये आप नहीं समझ पाएंगे, टेढ़ा मामला है, क्योंकि र प्रत्याहार बनता है, और र प्रत्याहार मैं आपको अलग से एक रील में बता दूंगा, तो समझ लेना। व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ मामला बड़ा बढ़िया बढ़िया है। चौथी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि किसको बोलते हैं, वृद्धि माने बढ़ा, बड़ा होना, बढ़ जाना। तो लेकिन अक्षर का नाम है वृद्धि। जैसे अक्षर का नाम गुण है अ ए ओ का, वैसे वृद्धि है आ ए औ को वृद्धि संज्ञा होती है? अब ये वृद्धि राधेच सूत्र है, और वृद्धि करने वाला सूत्र है वृद्धि रेच। अवर्ण जो है, जैसे अवर्ण 18 प्रकार के होते हैं, तो आपको वो नहीं लेना है, आ लेना है, दो लेना है। तो उसके परे यदि ए ओ आई औ ये चार ही अक्षर हो तो दोनों के स्थान में हटा करके ऐ और औ और आ हो जाते हैं। समझ में आ गया? आ गया। तो आप वृद्धि संज्ञा कर देनी है। अब पांचवा इसमें जो प्रकरण है वह है पररूप का। पररूप का मतलब है पर माने पीछे, और रूप का मतलब होता है वैसा ही रूप वाला हो जाना। समझ में आया? आ गया। तो एंगी पर रूपम का मतलब है यदि अवर्ण हो सर्वा तो उसके पीछे यदि एंग आदि वाला, एंग आदि मतलब ए ओ आदि में हो, ऐसा जिस धातु के, शब्द के नहीं, धातु के, तो पर वाला रूप हो जाता है। अर्थात प्र में जो अ है वो हट करके ए मिल जाता है, तो प्रेजते हो जाता है। उप वाला अ हट करके ओ मिल जाता है, ए ओ आपको मैंने बताया था, तो उपोसती हो जाता है। आया समझ में? आ गया। सूत्र है एगी पर रूपम। अच्छा, छठवीं संधि है दीर्घ संधि। ये दीर्घ क्या होता है, ये कहता है अक से सवर्णी अच परे हो तो दीर्घ एक आदेश होता है। अब अक क्या है, अ ई उ री री, ये अक है। अब इस सवर्णी का मतलब उसी वर्ण वाला, उसी जात गोत वाला, मतलब जहां से अक्षर का जात गोत क्या होगा, जो जहां से निकला है, जिस स्थान से। तो अ का सवर्णी अ होता है, ई का सवर्णी ई होता है, उ का सवर्णी उ होता है, री का सवर्णी री होता है, ली का सवर्णी ली होता है। जब एक दूसरे के पीछे पड़े हो तो ये दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब सबका दीर्घ। दीर्घ का मतलब आपको अलग से फिर बताना पड़ेगा, वो एक रील में बता दूंगा क्योंकि कम समय लगेगा। तो दीर्घ होता क्या है, ह्रस्व होता क्या है, और प्लुत होता क्या है, ये भी समझाना पड़ेगा मामला। नहीं समझते हैं तो समझ जाइए, कमेंट करके बताइए। तो ये ठीक है, ये दीर्घ एक संधि है, ये छठवें नंबर का संधि है। और सातवां नंबर का माल जो है वो बड़ा सुंदर है, उसको बोलते हैं प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब, प्रकृति मतलब जैसे थे, प्रकृति का मतलब जैसे थे, प्रकृति मतलब नेचुरल, जैसे हम वैसे के वैसे रह जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अक्षरों में कोई सुधार नहीं होगा। तो समझने का मतलब प्रयास करिए, प्रकृति भाव कैसे होता है। एक शब्द है प्लुत और एक है प्रगृह्य। प्लुत और प्रगृह्य एक नाम है। प्लुत क्या है, जैसे ह्रस्व दीर्घ होता है, उसी में एक मात्रा बढ़ जाए तो उसको प्लुत कहते हैं। प्लुत शब्द के पीछे 3 लिखा रहता है संस्कृत साहित्य में, तो उसको मानते हैं कि ये प्लुत है ससुर। तो जब प्लुत हो जाता है वो
और जिसका नाम प्रगृह्य पड़ जाता है वो, उसके पीछे यदि यही अच पड़े रहे हो तो वह जैसा का तैसा रह जाता है। जैसे जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, कन्हैया इधर आओ। कन्हैया जमुना के पार में, उसको बुला रहा है कोई ग्वारिया, कह रहा कन्हैया इधर आओ, कहां उस पार घूम रहे हो जमुना के, यहां गैया चल रही है। तो दूर से आवाहन करने में वाक्य का जो अंतिम अक्षर होता है वो टी उसको बोलते हैं, उसको प्लुत हो जाता है। अब टी आप समझेंगे नहीं, इसलिए प्लुत समझ लीजिए कि जब जोर से चिल्ला करके बुलाते हैं और पीछे जो है जब खींचते हैं थोड़ी बात को, स्वर को, तो वो प्लुत हो जाता है। तो वो और प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य क्या है, किसको बोलते हैं प्रगृह्य। तो आंग को छोड़कर एक अच वाला जो निपात एक अच वाला होता है वो प्रगृह्य होता है। अच्छा, कहते हैं जो द्रव्यवाची नहीं है, ऐसा जो च आदि है, च कोई द्रव्य नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका, तो च आदि जो है, ये च आदि जो असत्ववाची है और द्रव्यवाची च आदि है उसको निपात बोलते हैं, और जिसके अंत में ओ होता है ऐसा निपात, जैसे अहो, तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती। तो देखिए अहो और ईसा, इसमें कोई संधि नहीं होगी, नहीं तो ओ के बदले में क्या हो जाता, ये ओ है अब हो जाता, और अवीसा हो जाता, नहीं हुआ तो दोनों वैसे के वैसा प्रकृति भाव रह गया। अहो और ईसा एकदम बेचारा खड़ा खड़ा रह गया। भागवत में श्लोक है, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, तो अहो और अमीसाम में संधि नहीं हुई, प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रकृति भाव संधि है। अब जैसे रित से रिकार से परे यदि आकार से परे रित रहे तो वहां भी संधि नहीं होती। देखिए ब्रह्म है और ऋषि है, विकल्प से होता है, एक बार प्रकृति भाव हो जाता है तो ब्रह्म ऋषि वैसे रह जाता है, और नहीं तो संधि हो जाती है तो अर हो जाता है, तो ब्रह्मर्षि हो जाता है। री के बदले में अर आपको मैंने बताया था और री के बदले में अल बताया था, ये आप समझ लेना मूल बात। और ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आपको नंबर लाना है, पीजीटी में, टीजीटी में, यूजीसी में, और आप नहीं कुछ पढ़े हैं, जनरल से तैयारी कर रहे हैं और आपको जल्दी से परीक्षा पास करना है, तो बस कीजिए परीक्षा पास। अब एक है ह्रस्व संधि, ह्रस्व कर देता है, इको सवर्णीय साकल्य से ह्रस्व, कहते हैं साकल्य ऋषि कहते हैं जो पदांत इक को ह्रस्व हो जाता है असवर्णीय अच के परे, तो पदांत इक को ह्रस्व हो जाता है, यह भी एक संबंध, एक संधि है। हाँ, अब ज्यादा आगे ये परीक्षा में नहीं पूछेगा आप लोगों को, थोड़ा सा कठिन है, तो उनको पता है कि इको सवर्णीय साकल्य से ह्रस्व से नहीं पूछना है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए, कभी बता देंगे एक रील में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करोगे तब बताएंगे, जिनको नहीं आता वो कमेंट करिए। अच्छा, अब ये कहते हैं कि उपसर्ग किसको बोलते हैं, यह है ना अवर्ण अवर्णांत उपसर्ग से परे, उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग देख लीजिए, इतने उपसर्ग बोलते हैं, गिनाया गया है, उपसर्गा प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे चु प्र आदि है, तो कौन कौन है, प्र परा अप सम अनु अब निस निर दुस दूर वी आंग नी आदि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये उपसर्ग है भैया। तो ये आपकी संधि हो गई, अच संधि, अचों की इतनी ही संधि है, 7 प्रकार की संधि है। दोबारा यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो बार बार देखें, और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और व्यासपीठ गुरुकुलम को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी के साथ में संक्षेप में आपको हल संधि बता देंगे, और उसके बाद में अजंत पुल्लिंग भी बता देंगे संक्षेप में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।